जिसमें राजस्थान में हुई वारदात के बाद यूपी में अलर्ट घोषित हो चुका है। आपको बताएं, बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था एहतियातन मजबूत कर दी गई है। उदयपुर में एक शख्स की बेरहमी से हत्या पर देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं यूपी में भी संवेदनशील जगहों पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों में अलर्ट भेजे गए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। शुरुआती जांच में नुपुर शर्मा के समर्थन करने की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, ये बात सामने आ रही है। हालांकि दोनों आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एहतियातन पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है। बावजूद इसके जिस तरीके से हत्या की गई, भड़काऊ वीडियो बनाया गया, इस पूरे मामले पर आगजनी भी देखने को मिली राजस्थान के कई इलाकों में और लोगों में गुस्सा है। और इस गुस्से को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थिति को राजस्थान में भांपते हुए उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर एहतियातन सुरक्षा, संवेदनशील जगहों को खासकर और भी क्रॉस चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ या वारदात ना हो। देखिए, अहम क्या रहा है ये भी हम आपके सामने रखें। देखिए, पुलिस मुख्यालय की बात कर ले, जिलों की बात कर ले, तो सभी कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख बाजारों, दुकानों के सीसीटीवी को दुरुस्त करने को कहा गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुस्तैद रहने की भी जानकारी आ रही है। तो पूरा मामला शुरू होता है उदयपुर में एक हत्या उससे पहले बनाया गया वीडियो, और ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। और जिस तरीके से ये वीडियो सर्कुलेट हुआ, प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई कि कहीं माहौल में अशांति न घुल जाए, इसीलिए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। क्या क्या चीजें उदयपुर में हुई, जरा देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। रियाज और गौस मोहम्मद कन्हैया लाल की दुकान पर पहुंचते हैं। दोनों कन्हैया लाल को बातों में उलझाते हैं। इसके बाद कन्हैया लाल के पीछे पलटते ही उस पर हमला करते हैं। टेलर कन्हैया लाल का गला काट करके बड़ी निर्मम हत्या की गई। दोनों ने हत्या करने का वीडियो भी बनाया और इस वीडियो में चीख पुकार और तमाम चीजें सुनाई दे रही हैं। कन्हैया लाल के फोन से नुपुर शर्मा के समर्थन वाली बातें सामने आई और नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से हत्या को अंजाम दिया। दोनों ने वीडियो को जारी करके हत्या की बात कबूली और 10 दिन पहले ही वीडियो जारी करके धमकी भी दी थी। 17 जून को कहा था कि 10 दिन बाद सिर कलम कर जाऊंगा, और वैसा करके भी दिखाया। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ इस पूरे मामले पर देखिए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाज और गौस मोहम्मद गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को राजसमंद जिले से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी राजस्थान के ही रहने वाले हैं और इसके साथ पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू की गई है, क्योंकि इस खौफनाक वीडियो ने लोगों को हिला करके रख दिया। 10 दिन पहले कोई कहता है कि मैं सर कलम कर दूंगा और उसके बाद अपनी इन्हीं बातों को वो पूरा करके दिखाता है, जाता है और वीडियो बनाता है और सर कलम करती हुई ये वीडियो लाइव बनती है। और इस घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है ये भी अब आपको दिखा देते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा कि हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर में युवक की हत्या मामले की तेजी से जांच हो रही है। जल्द जांच पूरी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और एक बार फिर से सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता है। उदयपुर की घटना दुखद और शर्मनाक है। तो वहीं उदयपुर की घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट किया है, उदयपुर में जो उन्मादी हत्या हुई है वो जितनी निंदा हो उसकी वो कम है। आज समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा। देश के भाईचारे को नफरत की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। ऐसे आपराधिक तत्वों पर समय रहते सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे देश के अमन चैन के दुश्मन इसका लाभ न उठा सके। और इसके अलावा मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती का ट्वीट भी अब आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की आज, ये कल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि आज नृशंस हत्या अति दुखद, जिसकी जितनी भी तीव्र निंदा व भर्त्सना की जाए वो कम है। सभी से संयम बरतने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील है। राजस्थान की सरकार दोषियों को सख्त कानूनी सजा दिलाना सुनिश्चित करने के साथ साथ हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम तत्काल उठाए। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है, उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से बेहद स्तब्ध हूं।
धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त से सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। इस घटना के बाद उन्होंने लिखा कि उदयपुर में घटी हिंसक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पर नफरत, घृणा व हिंसा फैलाने वाले मंसूबे हमारे देश व समाज के लिए घातक हैं। हमें मिलकर शांति व अहिंसा के प्रयासों को मजबूत करना होगा। तो देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम उन्होंने भी ट्वीट किया है, उदयपुर की वारदात बेहद भयावह विभत्स है। ऐसे नृशंस कृत्य की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। तो देखिए, लगातार अब सोशल मीडिया पर आम से खास हर कोई इस वीडियो को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पा रहा है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से ट्वीट करके ये बातें कही गई, आपके सामने हमने रखी। आइए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर आज सुनवाई होने वाली है, जहां आज दोनों पक्षों के हलफनामे को लेकर दलीलें दी जाएंगी। और क्योंकि यूपी सरकार के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में एक हलफनामा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए लगाया था। और याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने जवाब में खासतौर पर 2 मामलों का जिक्र किया है। हलफनामे में जमीयत की तरफ से यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि प्रदेश सरकार वर्ग विशेष को निशाना बनाकर की जा रही कार्रवाई को रूटीन प्रशासनिक कार्रवाई बता रही है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको बताएं कि इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने जवाब में कहा कि सीएम समेत बड़े पद पर बैठे कई लोग दंगों के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाने का बयान भी दे चुके हैं। और इसके अलावा प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन पर कहा कि यूपी सरकार ने दावा किया कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से पहले उनको नोटिस दिया गया था, जबकि ये मकान उनकी पत्नी के नाम था। वहीं सहारनपुर में एक मकान को भी बिना नोटिस इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसमें रह रहे किराएदार के नाबालिग बेटे पर दंगे का आरोप था। तो देखिए, जगह जगह बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, लेकिन इसी को रेफरेंस बना करके जमीयत ने एक याचिका दी है। इस पर सुनवाइयों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में एक और सुनवाई होनी है, जहां सरकार की तरफ से और जमीयत की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उस पर सुनवाई होनी है। जहां यूपी सरकार प्रशासन का यह कहना है कि हर एक जगह जहां बुलडोजर चले वो वाजिब थे, वहां पर नोटिस दिए गए, सभी नियम कानून का पालन किया गया। और वही जमीयत का कहना है कि धर्म को देख करके भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई। और अब बात सहारनपुर के देवबंद में हुए एनआईए के एक्शन की कर लेते हैं। यहां पर बांग्लादेश के आतंकी संगठन के कनेक्शन को लेकर छापेमारी की गई। बिल्कुल, और भोपाल में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के सदस्य के पकड़े जाने पर टीम ने देवबंद में ठिकानों पर कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। और एनआईए टीम को मौके से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। दरअसल नवंबर में एटीएस के हत्थे यहां एक बांग्लादेशी नागरिक तल्हा फारूक चढ़ा था। अब उसके बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की बड़ी बैठक। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी मंथन करेगी। आजमगढ़, रामपुर के बाद बाकी बची 14 सीटों पर बीजेपी की नजर है। 14 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बैठक में बुलाया गया है। और बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि इस बैठक में विधानसभा प्रभारी होंगे, विधानसभा के संयोजक होंगे, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक भी शामिल होंगे। तो अभी उपचुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, और अब देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जुटती हुई दिखाई दे रही है। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा का मंथन होने जा रहा है। आजमगढ़, रामपुर के बाद बाकी जो बची हुई 14 सीटें हैं उस पर नजर है। 14 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह होंगे, सुनील बंसल भी मौजूद होंगे। तो
तो वहीं उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी यूपी आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री एक बार फिर से महादेव की नगरी काशी के दौरे पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, खबर यह है कि इस दौरान पीएम मोदी काशी वासियों को कई सौगात दे सकते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की नगरी काशी में होंगे, यानी एक बार फिर उत्साह की लहर दौड़ेगी और अपने चाहने वालों के बीच नजर आएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है 7 जुलाई को मोदी वाराणसी दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा सकता है, जिनमें कैंट से गोदौलिया के बीच रोपवे परियोजना, काशी विश्वनाथ धाम से गंगा पार को जोड़ने वाला पैदल पुल, काशी की विभूतियों की याद संजोने वाला संग्रहालय, उंदी गांव में शहरी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सिटी फॉरेस्ट परियोजना शामिल है। बताया ये भी जा रहा है कि 13 जुलाई को बांदा में पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय लोक दल ने मोर्चा खोल दिया है और इसकी शुरुआत शामली से की है। जयंत चौधरी ने युवा पंचायत का आयोजन किया और जमकर केंद्र सरकार पर बरसते नजर आए। एबीपी गंगा से बात करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए घातक है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आज से एक बड़ी शुरुआत की गई है और हमेशा से देखा गया है, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल उठाता रहा है और आज यहाँ पर युवा पंचायत का आगाज किया गया है। क्या अग्निपथ योजना किसी कीमत पर मंजूर नहीं? ये योजना तो खराब है, उसकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही, नौजवानों में नहीं बन पा रही और सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी रह चुके हैं उनको भी गवारा नहीं है। उनको लग रहा है कि ये एक अटैक है सेना की परंपराओं पर, ट्रेडिशंस पर, वैल्यूज़ पर। जो नाम नमक और निशान की परंपरा सेना की रही है, नारा रहा है, उसी आदर्श पे मोटिवेट होते हैं जवान। वही अगर निकल जाएगा, हट जाएगा तो फिर क्या बचाएगा? तो ये चिंताएं हैं लोगों की। अच्छा जयंत जी, जैसे आपने कहा कि सेना के अधिकारी आपके पास आए थे, आपको क्या लगता है अगर ऐसे ही अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे तो एक समय बाद क्या स्थिति निकलकर सामने आए, जो भी आप जिक्र करें? देखिए, अभी तो ये है कि जो पुरानी भर्ती वाले हैं या जो पक्की नौकरी वाले हैं उनका अपना एक ग्रुपिंग हो जाएगा और जो टेम्परेरी बेसिस पे हायर हुए हैं उनकी ट्रेनिंग भी अलग तरह की है, नई भर्ती है, तो अब उन पे किस तरह से उनसे काम लिया जाएगा ये देखने की चीज़ है। आपने एक बात कही कि अगर 4 साल के अग्निपथ को पेंशन नहीं तो फिर मैं भी पेंशन, तो 5 साल के एमपी को क्यों पेंशन मिलती है? अगर 4 साल के कोई आप बेनिफिट नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई कैंटीन नहीं देना चाहते, 4 साल की उसने सेवा की, हो सकता है कोई युद्ध भी लड़ना पड़ जाए, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, उसके बाद उसके परिवार को कुछ आप देना नहीं चाहती भारत सरकार। देखिए जयंत चौधरी जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि संघर्ष वो करते रहेंगे। और रही बात की अग्निपथ योजना को लेकर, अभी तो उत्तर प्रदेश में पंचायतें चल रही हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, शामली। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, कल बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है और कल मायावती ने मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। दरअसल मंडल प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन की जो ये बैठक बुलाई है उसमें हार पर समीक्षा होगी। बैठक में प्रदेश भर के सभी मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए गुड्डू जमाली को मिली जिस तरीके के जनाधार के बाद अब बसपा ने ये सोच लिया है कि एक समुदाय विशेष के हितैषी बनने का प्रोग्राम अभी से बनाना पड़ेगा। 2024 की रणनीति का खाका तैयार करना पड़ेगा और कुल मिलाकर के आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के परफॉर्मेंस के बाद लगता है बसपा ने कमर कस ली है कि कहीं ना कहीं एक जनाधार बनाया जा सकता है, ये यूं कहें जो बचा खुचा जनाधार है उसे बचाया जा सकता है। तो इसी के मद्देनजर मायावती ने लगता है ये बड़ी बैठक बुलाई है। 2024 की तैयारियां कैसे हो और क्या क्या किया जा सकता है, तमाम चीजें डिस्कस होंगी।
और चलिए रुख अगली बड़ी खबर का करते हैं। यूपी में अधिकारियों की तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चल पड़ी है और एक बार फिर से ट्रांसफर किए गए हैं। 11 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हो चुके हैं और आपको बताएं कि इसमें प्रेम प्रकाश मीणा का भी नाम है, जो कि बिल्कुल ये देखिए जया यूपीआई एसआईडीए के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बन चुके हैं। प्रेरणा शर्मा को ग्रेटर नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वही घनश्याम मीणा फिरोजाबाद के नगर आयुक्त बन चुके हैं। सुधीर कुमार अंबेडकर नगर के सीडीओ बने हैं। ज्ञानेंद्र सिंह को जल निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक का जिम्मा मिला हुआ है। गजल भारद्वाज को सहारनपुर की नगर आयुक्त बनाया गया है उन्हें। नंद किशोर कलाल रामपुर के सीडीओ बने हैं। पूर्ण वोहरा बिजनौर के सीडीओ की जिम्मेदारी। महेंद्र प्रताप अपर मुख्य आयुक्त मेरठ बनाए गए हैं। और इस तरीके से एक लंबी सी लिस्ट आई है जिसमें कई ऑफिसर्स के नाम शुमार हैं जिनकी या तो जिम्मेदारी बदली गई है या फिर उनकी पोस्टिंग बदली गई है। कुल मिलाकर के तबादला एक्सप्रेस फिर से चली है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वक्त से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की तबादलों की झड़ी लगी हुई है और उसी क्रम में 11 नाम जुड़ते हैं। इस बार आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनकी जिम्मेदारी बदली हुई है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे और बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपए भत्ता देने पर भी फैसला हो चुका है। इसके अलावा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश में 4 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना की जाएगी। ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र सरकार की परिवहन रेल के साथ अनुबंध पर मुहर लग चुकी है कैबिनेट की। इसके अलावा आपको बताएं रेलवे अंडरपास के संबंध में भी विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में विमानन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल हब स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा चुकी है। तो विमानन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल हब स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मिली मंजूरी। की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए मंत्रिपरिषद ने एक नई नीति का आज अनुमोदन किया है, जिसमें जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों की करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ जो सब्सिडी मॉडल है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। जो कंपनियां निवेश कर रही हैं उत्तर प्रदेश पे, हीरानंदानी समूह के मेसर्स NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ABP गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।